नमस्कार। अब लास्ट वीडियोस में हमने वीएम क्रिएट करके देख लिया और हमने एक वेब सर्वर इंस्टॉल करके देख लिया था अपने वीएम पे, और फिर उसे हमने वेब ब्राउज़र से एक्सेस करके देख लिया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, एक डिस्क बनाएंगे, उसका रिसाइज करेंगे, उसे वीएम से लिंक करेंगे। अब डिस्क वीएम होता क्या है? वीएम भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जैसे हमारा लैपटॉप होता है या हमारा पीसी होता है, इसी तरह का एक कंप्यूटर है जिसमें हम खुद अपनी मर्जी से डिस्क वगैरह चूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, प्रोसेसर कौन सा होगा, वो सब हम अपनी मर्जी से रखते हैं इसमें। तो हमें क्या है ना, जब हम बड़े लेवल के काम करेंगे तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो हमें मशीन लर्निंग का डेटा ट्रेन करना है, तो उसके लिए हमारे पास 1000 GB डेटा है। अब उस डेटा को हम रखेंगे कहाँ? हार्ड डिस्क पे। तो जो जो हम जब हम वीएम बनाते हैं, एक हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके साथ बन जाती है, लेकिन उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए हमें एक एडिशनल डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो हम वो डिस्क कैसे बनाते हैं, कैसे उसके हम फिर सेटअप करते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वीएम क्रिएट करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में किया था। तो इसका हम ऐसे ही नाम रख लेते हैं, वीएम न्यू। बाकी सब आपको एज इट इज रहने देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ये डेबियन वाला यूज़ करेंगे हम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्रिएट नाम रख के बस क्रिएट करना है आपको इस पर। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे क्रिएट होने में। यहाँ से आप ये स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ जाएगा ग्रीन कलर का जब ये वीएम क्रिएट हो जाएगा। अब ये डिस्क कितने तरह की होती हैं, क्या होती हैं प्रिसीजन डिस्क जो हम वीएम के लिए क्रिएट करते हैं, इन सब की बात हमने लेवल 1 में भी की थी। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस तो आप लेवल 1 की हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको सारा थ्योरेटिकल बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। लेवल 2 में हम केवल हैंड्स ऑन देखेंगे, हम प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट करके देखेंगे चीज़ें। थ्योरी वाला जो पार्ट था वो हमने लेवल 1 में कवर कर लिया था सब। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि डिस्क कितने तरह की होती हैं, ये परसिस्टेंट डिस्क क्या होती है, नॉर्मल स्टोरेज डिस्क क्या होती हैं, तो वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको कैसे वो नई डिस्क इसमें क्रिएट करनी है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपकी वीएम क्रिएट होगी तो आपको जहाँ पे आपका वीएम का नेम आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट, जैसे ही आप एडिट पे जाओगे यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे एडिशनल डिस्क का एक ऑप्शन आएगा, ये एडिशनल डिस्क। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू डिस्क करना है। तो यहाँ डिस्क का नाम रख सकते हो आप, डिस्क 1 जाएंगे, इन्हें आपको कुछ नहीं एज इट इज रहने देना है। और डिस्क टाइप तरह की डिस्क होती हैं जो अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूज़ होता है। अब हमारे पास 4 तरह की परसिस्टेंट डिस्क होती हैं। अब हम इनमें से चूज़ कर सकते हैं, हम इन चारों के बारे में लेवल 1 में हमने बता रखा है। तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें हम SSD परसिस्टेंट डिस्क चूज़ करेंगे, जो इसका हम साइज़ चूज़ कर सकते हैं 10 GB से लेके 10 GB से लेके देखो 65,536 GB तक की हम बना सकते हैं। तो हम इसे 100 ही रहने देते हैं। तो यहाँ से आपको सेव करना है, ये ऑलरेडी इन यूज़, तो ये पहले से बनी हुई होगी तो इसलिए ये आपके ये एरर आ रहा है। तो डिस्क 2 के नाम से आप इसे बना सकते हैं, डिस्क 2। तो यहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करोगे तो ये डिस्क आपकी बन जाएगी और ये ऑटोमेटिक आपके वीएम से लिंक हो जाएगी डिस्क। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, प्रोसेस आप हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ये बन जाएगी तो ऑटोमेटिक ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा हमारा। ये देखो ये हमारी डिस्क बन गई और हमारे वीएम से लिंक हो गई, वर्चुअल मशीन से जो है अटैच हो गई अपने आप। तो आपको करना क्या है, इसे देखने के लिए कि हुआ है या नहीं हुआ है हमारा प्रोसेस, तो SSH यहाँ से क्लिक करना है। अभी SSH से ही हम सारा काम करेंगे क्योंकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई UI नहीं होता, सारा काम कमांड से होता है। इसमें ऐसा नहीं है विंडोज़ की तरह कि आपको आइकन दिखेंगे, आइकन पे क्लिक करोगे कोई इंटरफेस आएगा उस पर आप एडिट करोगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें सारा काम हम कमांड से करेंगे। तो कमांड कुछ दिनों में आपके याद हो जाएंगी, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बेसिक कमांड सारी आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी वीएम के साथ कितनी सारी डिस्क लिंक है, कितनी हार्ड ड्राइव हमारे वीएम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए आपको कमांड रन करनी है, सूडो का मतलब होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो अब आपको उसके लिए लिस्ट LS और BLK मतलब ये आपकी सारी डिस्क आ जाएंगी। अब इस कमांड का मतलब क्या है, LS मतलब लिस्ट और ये BLK मतलब ब्लॉक डिवाइसेस, जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह अटैच है वीएम के साथ वो सब इसके साथ आ जाएंगी।
उस सब का नाम आ जाएगा। अब एक HDA1 है जो हमने जब वर्चुअल मशीन जब क्रिएट की हमने तो ऑटोमेटिक HDA1 बनी थी हमारी, उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सारा। उसकी मेमोरी है 10 GB, 9.9 GB अवेलेबल है। देखो आप 10 GB आ रहा है और 9.9 इसमें अवेलेबल है। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके किस पार्ट में है वो कैसे पता चलेगा? जिस पार्ट में सिंगल स्लैश होगा उसमें हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम HDA1 वाले पार्ट में है। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो बूट है, जब हम जैसे ही हम अपना वर्चुअल मशीन स्टार्ट करेंगे तो ये वाला वो खुलेगा, तो ये बूट वाला चलता है पार्ट। उसके बाद ये बताता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर हमारा जो है सिस्टम रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो HDB है सेकंड वाली, ये देखो ये 100 GB की डिस्क ये शो कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसे रीड राइट नहीं कर पाएगा, हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम होता है रीड राइट करने का। अब ऐसा नहीं आप किसी भी फॉर्मेट में डाल दोगे तो वो रीड राइट कर लेगा, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम होता है। कुछ फाइल सिस्टम ऐसे होते हैं जो मैक में भी काम करेंगे, विंडोज़ में भी करेंगे, लिनक्स में भी करेंगे। तो हम अभी इसे डिस्क को फॉर्मेट करेंगे और इसे लिनक्स के जो लिनक्स रीड राइट कर पाए ऐसे फाइल सिस्टम में से कन्वर्ट करेंगे। तो हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो वो भी हम सारा काम कमांड से करेंगे। तो हम इसे फॉर्मेट कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड देंगे हम sudo mkfs.ext। ये एक ext4 क्या है, ये एक फाइल सिस्टम है जो लिनक्स रीड राइट कर पाता है। अब स्पेस देंगे हम dv और sdb। अब ये हम टारगेट हम किस वाली डिस्क को फॉर्मेट कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मेट में। तो ये काम आपका हो चुका है, डिस्कार्डिंग डिवाइस ब्लॉक डन। अब एक काम तो हमारा हो गया, अभी हमारी डिस्क फॉर्मेट होगी। अब हमें क्या करना है, अब मान लो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम HDA1 इस वाली डिस्क में, HDA में इस वाले डिस्क में है, तो इसे ही रीड कर पाएगा। HDB जो ये वाली हार्ड डिस्क है इसे रीड ही नहीं कर पाएगा। ये आपके VM से अटैच तो हो गई, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसे रीड राइट कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, HDB हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। एक तरह से आप मान सकते हो हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उस फोल्डर को HDA1 में रखना पड़ेगा। फिर वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस फोल्डर के थ्रू से HDB1 को एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, जैसे आपका घर है, घर में 4 रूम है। अब आपके 4 रूम पूरे फुल हो गए, तो आपने एक नया रूम बनवाया, नए रूम को आप HDB समझ सकते हो। तो नए रूम का जो गेट होगा वो तो हमें होम के अंदर ही रखेंगे ना, अपने घर के अंदर ही रखेंगे ना गेट। तो एक तरह से इसका गेट हम इसमें HDA1 में रखेंगे। जो आप स्टोर करोगे तो वो तो HDB में ही होएगा, लेकिन उसे एक्सेस करने का जो पाथ होगा वो HDA1 में करना पड़ेगा। तो इसे हम माउंट बोलते हैं। तो हमें इसे माउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम कमांड देंगे sudo mkdir स्पेस देंगे, उसका नाम रखेंगे, नाम आप रख सकते हो disk1 के नाम से आपने डायरेक्टरी बनाई, इसमें एंटर किया। अब ये डायरेक्टरी बन गई। अब इसे हम डिस्क को इस डायरेक्टरी के अंदर माउंट करेंगे, तो जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि माउंट रह गया इसमें। दोबारा लिखते हैं sudo माउंट, हम डिस्क को करेंगे माउंट EVSEB disk1। तो ये हमारी डिस्क माउंट हो गई। अब इसे चेक करने के लिए आप दोबारा कमांड रन कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं दोबारा। अब ये देखो ये disk1, अब ये disk1 जो ये डायरेक्टरी है ये HDA1 के अंदर बना है, ये वाला पाथ इसका। अब तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम HDA1 को ही रीड कर सकता है। अब HDA1 के अंदर हमने disk1 बना दिया, disk1 के थ्रू हम इस वाली डिस्क को रीड कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एडिशनल डिस्क बन गई जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसे रीड कर सकता है। तो हमने पहले क्या किया, उसके फॉर्मेट में से, उसके फाइल सिस्टम में से फॉर्मेट कर दिया ताकि वो रीड राइट कर पाए, और उसे पाथ दे दिया, उसे बता दिया कि disk1 में हमारे अंदर एक और स्टोरेज है। अगर इसी इसके साथ अटैच करते जाएंगे हम सबका, ऐसे ही एक डायरेक्टरी बनाते जाएंगे, उसके साथ उसे लिंक करते जाएंगे, वो सब HDA1 में से होता जाएगा हमारा। तो ये काम होता है। तो ये हमारी डिस्क हो गई स्टोर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बूट डिस्क है जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है HDA1, अब उसका मान लो हमें स्पेस बढ़ाना है। अब उसका हमारे पास 9.9 GB है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर रहा है, हमारे अंदर ज़्यादा हमने ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर ली इसके अंदर, तो ये क्रैश करने लगा, तो हमें इसे 20 GB करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 3 स्टेप में होगा ये काम। तो सबसे पहले तो हमें उसमें जाना है, हमें VM में जाना है, दोबारा आपको आना है VM के अंदर जाना है। अब इसके अंदर
डिस्क आएगा, ये देखो ये डिस्क आ गया, ये VM न्यू, ये बूट डिस्क, इस पर आपको क्लिक करना है बूट डिस्क पे और एडिट करना है आपको, यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे 10 है, पहले तो हम इसे 20 करते हैं, तो हमने इसे 20 कर दिया, इसे हम अब इसे हम 20 कर दिया। ये हो गया हमारा। अब दोबारा हम इसमें कमांड लाइन पे आते हैं, अब इसे दोबारा कमांड रन करके देखते हैं। अब इसे देखोगे आप तो हमारे जो STA है वो 20 GB हो गई, लेकिन जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वाला पार्ट अब भी 10 GB है, तो इसे हम 20 करने के लिए इसे कमांड रन करनी पड़ेगी। इसका जो SDA वाला पार्ट है वो हमें 20 करना है 10 से, तो उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोबारा हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। sudo कौन सा पार्ट आपको बढ़ाना है वो लिखना है यहाँ पे, उसके बाद स्पेस देना है DEV/ फिर SDA1। अब आप काम कर रहे हो 1 पे, SDA और आपको स्पेस देना है यहाँ पे ये गलती होती है, यहाँ पे आपको एक स्पेस देना होगा, कौन सा पार्ट करना है फिर वो पार्ट लिखेंगे। अब इस पर 1 पे क्लिक करोगे, अब ये एरर आ गया कमांड नोट फाउंड। इसके लिए ना हमें ये कमांड रन करने के लिए ग्रो पार्ट एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हो उसी में stdio.h होता है, उसमें हमारे प्रिंट टैब वगैरह वो सब पहले से ही पता होता है कि क्या क्या काम करना है, प्रिंट ऐप को क्या करना है, स्कैन ऐप को क्या करना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जैसा हमने देखा था, हम लाइब्रेरी कहाँ पे होती है इसकी, APT, यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी होती है हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। APT से हम सारी लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो हम क्लाउड गेस्ट यूटिल्स, तो ये एक लाइब्रेरी है, ये हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यस, तो ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोबारा कमांड रन करते हैं, ये अब दोबारा हम वो कमांड रन करके देखते हैं लिस्ट वाली। अब ये देखो आप, ये हमारी जो SDA1 है ये 20 GB हमारी हो चुकी है, लेकिन जब हमने इसे फॉर्मेट किया था तब ये 10 GB थी। तो जब हमारा फाइल सिस्टम है वो अब भी 10 GB में ही काम करेगा, वो 20 GB में नहीं काम करेगा। तो हम उसके अंदर एक और कमांड होती है हमारी df.h। अब ये हमारी पूरी फाइल सिस्टम की कमांड होती है। अब ये क्या क्या फाइल सिस्टम हमारा किस डायरेक्टरी में कितना एक्सेस कर पाता है, ये देखो इसमें ये अब भी 9.7 GB ही एक्सेस कर पा रहा है HTML। हमने 20 GB कर दिया, लेकिन फाइल सिस्टम को नहीं पता, तो हमें फाइल सिस्टम को भी बताना पड़ेगा कि हमारी जो HDA1 है वो 20 GB हो चुकी है और उसे आप पूरा यूज़ कर सकते हो 20 GB। तो हमारे फाइल सिस्टम को भी अपडेट देना पड़ेगा, क्योंकि फाइल सिस्टम को जब हमने अपडेट दिया था जब ये 10 GB थी, अब ये 20 GB होगी, तो हमें उस एक कमांड और देनी पड़ेगी। तो ये 3rd स्टेप है हमारा। तो फिर रीसाइज टू FS, तो ये फाइल सिस्टम रीसाइज टू FS स्पेस SDA1। अब इसमें आपको 1 में और HDA में स्पेस नहीं देना है, इसमें आपको ऐसे ही रहने देना है। तो अब आप दोबारा ये वाली कमांड रन करोगे फाइल सिस्टम वाली df/h, तो अब हमारे फाइल सिस्टम को भी पता चल गया कि जो HDA1 है वो 20 GB हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो ये 20 GB इसका आ रहा है, तो हमारा जो फाइल सिस्टम है वो पूरा 20 GB में रीड राइट करेगा। तो ये चीज़ें, तो ये हमने डिस्क को ऐड भी कर लिया, उसे रीसाइज करना भी सीख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं बैकअप वगैरह कैसे बनाते हैं डिस्क का। तो उसके लिए हम बनाते हैं स्नैपशॉट। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे, स्टोरेज में स्नैपशॉट ऑप्शन आएगा, इस पर स्नैपशॉट पे आपको क्लिक करना है। अब ये भी आप 2 तरीके से बना सकते हो। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक तो स्नैपशॉट होगा, एक स्नैपशॉट शेड्यूल होगा। पहले तो समझिए स्नैपशॉट होता क्या है। स्नैपशॉट होता है, मान लो आपने अभी अपनी डिस्क का एक स्नैपशॉट बना लिया। स्नैपशॉट एक तरह से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। कहने का मतलब, जब आप फर्स्ट टाइम स्नैपशॉट बनाओगे तो आपकी पूरी की पूरी जो डिस्क होगी, जो उसके अंदर डेटा है, पूरा कॉपी हो जाएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन जब आप सेकंड टाइम स्नैपशॉट होगे तो केवल वही चीज़ कॉपी होगी जो आपने चेंज की। मान लो आपने आज स्नैपशॉट लिया और आपने कुछ काम किया, फिर अपनी डिस्क में कुछ डेटा प्लस माइनस हुआ, कुछ भी हुआ, फिर आपने कल स्नैपशॉट लिया, फिर आपने कुछ डेटा प्लस माइनस हुआ, फिर आपने अगले दिन स्नैपशॉट लिया। तो जिस टाइम आप स्नैपशॉट लोगे उस टाइम डिस्क के अंदर क्या है वो चीज़ सेव होती है, और स्नैपशॉट में अंतर क्या होता है। तो बैकअप में क्या होगा, अगर आप डेली बैकअप करोगे तो पूरी की पूरी डिस्क रोज बैकअप होगी, तो आपको मेमोरी भी ज़्यादा लगेगी, प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा लगेगी, आपका बिल ज़्यादा आएगा।
लेकिन स्नैपशॉट में क्या होगा, एक बार तो आपकी पूरी डिस्क कॉपी हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम उतना ही कॉपी होगा या उतना ही वो चीज़ होगा जितना आप चेंज करोगे। ऐसा नहीं है कि डेली आपकी पूरी चीज़ कॉपी हो रही है। मान लो हम किसी भी डिस्क के स्नैपशॉट बना रहे हैं तो उसका नाम रखना है, नेम रख सकते हो आप, कोई भी डिस्क चूज़ कर सकते हो यहाँ से, डिस्क 1 डिस्क 2। ये डिस्क 1 पहले बनी हुई है, हमने अभी डिस्क 2 बनाई है, तो डिस्क 2 का ही आप स्नैपशॉट ले सकते हो, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जो सेकंड वाली आपकी डिस्क है उसमें भी आपने कुछ एडिट कर दिया गलती से, तो आप बैकअप कर सकते हो। आप 2 दिन पहले स्नैपशॉट से नई डिस्क बना के उसे बैकअप कर सकते हो। जो 2 दिन पहले उसमें डेटा था वो सेम डेटा नई डिस्क में आ जाएगा। तो इससे डेटा लॉस या गलती से कोई भी एक्सीडेंटल डिलीट हो गया आपसे या कुछ भी हो गया तो वो उसमें आपकी हेल्प करती है। तो उसके लिए जनरली हम करते क्या है, ये तो एक बार स्नैपशॉट हो गया, उसके लिए हम स्नैपशॉट शेड्यूल करते हैं। जैसे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, इसका नाम रखते हैं, इसमें कहाँ पे रीजन वगैरह सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए मल्टी रीजनल, और ये डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होता है जहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटा स्टोर हो रखा है, ताकि आप मान लो वहाँ पे कुछ भी डिजास्टर वगैरह कुछ आ गया, अर्थक्वेक आ गया या पावर फेलियर हो गया, तो हम अपनी डिस्क को पूरा स्नैपशॉट कर सकते हैं, हम अपनी पूरी डिस्क को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं नई डिस्क में। तो यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हो कि आपको डेली लेना है, हावरली लेना है, वीकली लेना है, अपने वर्कलोड के हिसाब से। और आपको ऑटो डिलीट करना है, क्योंकि वो बहुत सारे, नहीं तो आपको क्या होगा, फिर आपको बिल देना पड़ेगा। तो 14 दिन का बैकअप रखना है आपको, 15 दिन का बैकअप रखना है, वो सब आप यहाँ से रख सकते हो अपने वर्कलोड के हिसाब से। आप ज़्यादा रखोगे तो फिर वो स्टोरेज ज़्यादा लेगा, ज़्यादा बैकअप होगा तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो ये ऑटोमेटिक जैसे 14 डेज बाद अपने जो है स्नैपशॉट पुराने वाले डिलीट होते रहेंगे, नए वाले क्रिएट होते रहेंगे। तो मान लो आपको 4 दिन पहले भी कोई गलती हुई थी आपसे, तो आप 4 दिन पहले का नए डिस्क बना के उसमें अपना बैकअप ले सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है स्नैपशॉट का, इसमें मेमोरी भी कम लगती है। तो इस तरीके से हम स्नैपशॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, स्नैपशॉट बन जाएगा। जैसे हम इस वाले का बना के देख लेते हैं, ये नॉर्मल वाला स्नैपशॉट बना के देख लेते हैं। डिस्क 2 के लिए हमने एक स्नैपशॉट बना दिया जैसे। अब आप कोई भी जैसे जैसे थोड़ा टाइम लगेगा से बनने में, वही यहाँ से हम प्रोसेस देख सकते हैं। स्नैपशॉट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, मान लो हम नई डिस्क बनाते हैं, हमें स्नैपशॉट लेना है इसका, क्रिएट डिस्क यहाँ पे करोगे, आप डिस्क का नाम रखोगे, तो यहाँ पे ये ब्लैंक डिस्क, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ना सोर्स, तो या तो नई डिस्क बनाओगे आप, ब्लैंक बनेगी, उसमें कोई डेटा नहीं होगा। लेकिन आपको स्नैपशॉट, यहाँ पे आपको फिर स्नैपशॉट सेलेक्ट करना है, फिर ये बोलेगा कौन सा स्नैपशॉट 1। तो ये जो स्नैपशॉट होगा, तो जो उस टाइम उस डिस्क में जब आपने स्नैपशॉट बनाया होगा, जो डेटा उसमें अवेलेबल होगा, वो पूरा का पूरा डेटा कॉपी इस वाली डिस्क में हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है स्नैपशॉट का। तो आप 4 दिन पहले आपने स्नैपशॉट लिया था, वो कॉपी करना है आपको, 5 दिन पहले वाला डेटा कॉपी करना है। तो इस तरीके से ये हमारा बैकअप ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से हमने सारा डिस्क का काम हमने सारा इस वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे MIG मैनेज इंटेंस ग्रुप। अब उसमें क्या होता है, मान लो हमारा लोड बढ़ गया अचानक वेबसाइट पे, हमारे सर्वर पे, तो ऑटोमेटिक नई VM क्रिएट हो जाए। जब लोड कम हो वो ऑटोमेटिक VM डिलीट हो जाए, ताकि हमें उतना ही बिल देना पड़े जितना हमने यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि सारी VM हमने बना के छोड़ दी, वो ऐसे ही पड़ी है, यूज़ कुछ हो नहीं रहा हो, बिल जा रहा है। तो हम कैसे उस तरीके के काम हम कैसे मैनेज करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।